नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे थे। राजस्थान के इतिहास में हम चौहान राजवंश के बारे में बात कर रहे थे। चौहान राजवंश में हमने अजमेर या सांबर के चौहानों के बारे में बात करी। दोस्तों, हम आज की क्लास में रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं, देखते हैं रणथंभौर के चौहान। लेकिन दोस्तों, रणथंभौर के चौहानों की बात करें उससे पहले मैं आपको सिर्फ पिछली क्लास से जोड़ते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि अपने जो सांबर है इसका क्षेत्र इस्पात लक्ष्य कहलाता है और सांबर के आसपास कब दोस्तों 551 ईस्वी में, कब दोस्तों 551 ईस्वी में कौन दोस्तों वासुदेव चौहान, कौन दोस्तों वासुदेव जो चौहान होता है वो क्या करता है, सांबर में चौहान वंश की स्थापना करता है। उसके बाद दोस्तों आगे हमने बात करी कि यहीं से फिर अजमेर बसा देता है कौन, अजय राज। अजय राज ने अजमेर बसाया दोस्तों कब, 1113 ईस्वी में। और अजमेर बसा के वो अजमेर को क्या बना देता है दोस्तों, राजधानी बना देता है। तो अजमेर के चौहान कहलाए ये यहीं से, और फिर इन चौहानों की राजधानी रहती है कब तक, 1192 ईस्वी तक। कब तक रहती है दोस्तों, 1192 ईस्वी। क्योंकि दोस्तों 1192 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, तराइन का युद्ध। हमने पिछली क्लास में बात करी तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों कब हुआ, 1192 ईस्वी में। और तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों किस किस के मध्य में हुआ, तो एक तो था इधर कौन, अपना पृथ्वीराज। कौन था दोस्तों, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज तृतीय। और इधर जो आक्रमण किया था गजनी का वो था दोस्तों कौन, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। और इस तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ, इसमें दोस्तों जीत किसकी होती है, मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है, जीत। और दोस्तों हार किसकी हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो जाती है। दोस्तों हम इसी में अगर हम आगे बात करें कि इस हार के बाद में हुआ क्या था, है ना। तो अब ये हार गए, उसके बाद अलग अलग विद्वानों के अनुसार कि कोई कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी अपने साथ गजनी ले गया था, फिर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु वहीं पे, चंद बरदाई वगैरह दोनों की मृत्यु वहीं पे गजनी में हो गई। फिर अपने मुन्नार जो सिराज कहता है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु सिरसा में हुई। उसके बाद अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु स्वाभाविक रूप से कहां पे हुई, अजमेर में हुई। दोस्तों इसी इतिहास को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इस पृथ्वीराज चौहान का जो पुत्र था दोस्तों, आज का अपना इतिहास अब यहाँ से शुरू हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान का जो पुत्र था उसका नाम था गोविंद राज। क्या नाम था दोस्तों, गोविंद राज। और ये गोविंद राज दोस्तों था कौन, तो पृथ्वीराज का क्या था ये दोस्तों, पुत्र था। अब तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में इस गोविंद राज ने क्या करी थी, इस मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार की। क्या करी, अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार कर ली। अब अधीनता स्वीकार कर ली तो फिर उसके बाद ये मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को ही क्या कर दिया, इसने अजमेर का प्रशासक नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया, प्रशासक नियुक्त किया। और प्रशासक गोविंद राज को बना के मोहम्मद गोरी वापस कहां चला जाता है दोस्तों, अजमेर चला जाता है। अब गोविंद राज ने जब मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली तो दोस्तों इस बात का विरोध किया किसने, हरिराज ने। एक व्यक्ति था, क्या नाम था उसका, हरिराज। और दोस्तों हरिराज था कौन, तो गोविंद राज का क्या था, ये चाचा था। इसने विरोध किया कि ओए गोविंद राज, कैसे तू मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर सकता है। तो फिर इसने गुस्से में आके आक्रमण कर दिया। हरिराज ने कहां पे आक्रमण किया, अजमेर में। क्योंकि अजमेर में कौन था प्रशासक, गोविंद राज था। मोहम्मद गोरी तो कहां चला गया था, दिल्ली चला गया था वापस। तो हरिराज ने आक्रमण किया। कहां पे आक्रमण किया दोस्तों, हरिराज ने आक्रमण किया कहां पे, अजमेर पे। तो अजमेर में जो गोविंद राज था, ये गोविंद राज अजमेर से वापस चला जाता है कहां पे, रणथंभौर। यहाँ पे जो और दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद गोरी के जो सैनिक थे अजमेर में, वो गोविंद राज को हरिराज के आक्रमण से बचा करके कहां पे लेके चले जाते हैं दोस्तों, रणथंभौर में लेके चले जाते हैं। तो दोस्तों गोविंद राज कहां पे आ चुका है, रणथंभौर में गोविंद राज आ चुका है, ठीक है। और हरिराज का कहां पे अधिकार हो गया, अजमेर पे हरिराज का अधिकार हो गया। लेकिन जब इस बात की जानकारी मिलती है किसको दोस्तों, मोहम्मद गोरी को, कि हरिराज ने अजमेर पे आक्रमण करके अजमेर पे क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया है, तो मोहम्मद गोरी वापस से अपनी सेना भेजता है कहां पे, अजमेर पे आक्रमण करने के लिए। और मोहम्मद गोरी की सेना वापस अजमेर को विजय कर लेती है और हरिराज उसमें हार जाता है। इस हार के बाद में हरिराज ने दोस्तों क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली। हरिराज ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। और पुनः जो अजमेर है वो किसके अधिकार में आ जाता है
दोस्तों मोहम्मद गौरी के अधिकार में आ जाता है। और ये जो अपना गोविंद राज है वो कहाँ पे रह रहा है दोस्तों, रणथंभौर में रह रहा है। और रणथंभौर में भी उस समय मोहम्मद गौरी का अधिकार था और मोहम्मद गौरी का ही जो प्रशासक था वो था यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, ये मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था या फिर क्या था, उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। यही रणथंभौर में क्या था, वहां पे प्रशासक था। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग से गोविंद राज 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। तो दोस्तों यहां से अब अपना क्या स्टार्ट होता है, रणथंभौर के चौहान। तो दोस्तों ये हमने इस क्लास को सिर्फ क्या क्या जोड़ा है। अब हम आज बात करने वाले हैं इस क्लास में रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर रणथंभौर के चौहान रणथंभौर के चौहान। तो दोस्तों अभी हमने बात करी कि मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है कौन, गोविंदराज। गोविंदराज 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 ने 1194 ईस्वी में स्थापना की। किसकी स्थापना की, तो रणथंभौर के चौहान राजवंश की स्थापना की। और इसने किसके सहयोग से करी, तो कुतुबुद्दीन 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 ऐबक के सहयोग से। कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग से 1194 ईस्वी में गोविंद राज ने क्या करी थी, तो दोस्तों क्या करी, गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करी। और दोस्तों एक गोविंद राज था कौन, तो ये कौन था, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। पृथ्वीराज तृतीय तृतीय का पुत्र था, का पुत्र। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र दोस्तों कौन है, अपने गोविंद राज पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करें तो ये तो मोहम्मद गौरी के अधिकार में हो गया, उन्हीं के सामंत हो गए। इसके बाद में गोविंद राज, फिर दोस्तों गोविंद राज के बाद में शासक बनता है कौन दोस्तों, वालहन। कौन शासक बनता है, एक वालहन। वालहन शासक बनता है। फिर ये सारे के सारे किसके, दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन कर रहे हैं। वालहन वालहन के बाद में शासक बनता है दोस्तों प्रहलादन। कौन शासक बनता है, प्रहलादन। प्रहलादन के बाद में दोस्तों शासक बनता है वीर नारायण। दोस्तों ये जो वीर नारायण है ना, इस वीर नारायण ने थोड़ा सा प्रयास किया स्वतंत्र होने का। और इस वीर नारायण के समकालीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इसने इल्तुतमिश को कर देने से मना कर दिया। इल्तुतमिश को कर देने से मना कर दिया। तो इल्तुतमिश ने वीर नारायण के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। तो इल्तुतमिश के आक्रमण को विफल किया। इल्तुतमिश के आक्रमण को विफल किया। तो दोस्तों इल्तुतमिश के आक्रमण को विफल किसने किया, तो वीर नारायण ने इल्तुतमिश के आक्रमण को विफल कर दिया। फिर इसका आक्रमण विफल होने के बाद में इल्तुतमिश ने क्या किया कि इस वीर नारायण को दिल्ली बुलाया। कहां पे बुलाया, दिल्ली बुलाया। और ये बेचारा दिल्ली चला भी गया। दिल्ली जाने के बाद में इल्तुतमिश ने इसको धोखे से क्या दे दिया, जहर दे दिया। और फिर क्या हो गई, इसकी मृत्यु होगी। किसकी, वीर नारायण की। वीर नारायण के फिर बाद में आगे शासक बनता है कौन, आगे शासक बनता है वाघ भट्ट। कौन शासक बनता है दोस्तों, वाघ भट्ट शासक बनता है। इस वाघ भट्ट के समय में भी बलबन ने 3 बार आक्रमण किया। बलबन ने कितनी बार आक्रमण किया दोस्तों, 3 बार आक्रमण किया, ऐसी जानकारी मिलती है। लेकिन ये क्या थे, अपने रणथंभौर के चौहान वंश के दोस्तों प्रारंभिक शासक है। और ये दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन कर रहे हैं। और ये दिल्ली सल्तनत को क्या दे रहे हैं दोस्तों, टैक्स दे रहे हैं। इस वाघ भट्ट के बाद में शासक बनेगा दोस्तों जैत्र सिंह। तो हम आगे बात करते हैं इस वाघ भट्ट के बाद में शासक कौन बनता है दोस्तों, जैत्र सिंह शासक बनता है। इस जैत्र सिंह ने कितने साल तक, 32 वर्षों तक शासन किया। 32 वर्षों तक शासन किया। और इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया। इसीलिए इनके
के पुत्र कौन थे दोस्तों? जैत्र सिंह के पुत्र होंगे कौन? हमीर देव चौहान, जो रणथंभौर के चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक है। जो कीर्ति चौहानों की, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, उनके समय थी वो वापस कीर्ति किसके समय में आती है? हमीर देव चौहान के समय में आती है, जो बीच में चौहानों की कीर्ति धूमिल हो गई थी। तो इनके पुत्र थे ना हमीर देव चौहान, उन्होंने इनके 32 वर्षों के शासन की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। कहां पे? रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। तो दोस्तों 32 खंभों की छतरी कहां पे है? तो 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में। और इस 32 खंभों की छतरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? न्याय की छतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी। तो न्याय की छतरी किसको कहा जाता है दोस्तों? तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित 32 खंभों की छतरी को कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों हम जैत्र सिंह के बारे में बात करें तो दोस्तों जैत्र सिंह के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। एक था सबसे बड़ा सुल्ताना देव, सुल्ताना देव, एक पुत्र था वीरमदेव, वीरमदेव, और सबसे छोटा एक पुत्र था, उसका नाम था हमीर देव। क्या नाम था दोस्तों? हमीर देव। तो सबसे योग्य था, सबसे वीर था, पराक्रमी था, इसलिए जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही किसको शासक बना दिया दोस्तों? हमीर देव को शासक बना दिया। तो दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं रणथंभौर के चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक हमीर देव चौहान के बारे में। हमीर देव चौहान, ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हमीर देव चौहान कब शासक बनता है दोस्तों? 1282 ईस्वी में। 16 दिसंबर 1282 को शपथ होती है इनकी 1282 ईस्वी में, और ये शासक रहेंगे कहां तक? 1301 ईस्वी तक शासक ये रहेंगे रणथंभौर के। ठीक है दोस्तों, तो हमीर देव चौहान के बारे में हम बात करें। अभी हमने बात करी इनके पिता, पिता कौन थे दोस्तों? जैत्र सिंह, जैत्र सिंह दोस्तों। अगर हम इनकी माता की बात करें, माता, तो इनकी माता है हीरा देवी। क्या नाम है दोस्तों? हीरा देवी। इसके बाद दोस्तों इनके भाई की अगर हम बात करें, अभी इस बात करें हमने सुल्ताना देव। क्या नाम है इनका? सुल्ताना देव। और एक है वीरम देव। ये इनके क्या थे दोस्तों? भाई थे, वीरम देव। अगर हम इनके दरबार में दरबारी विद्वान की बात करें, दरबारी 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 विद्वान, तो दरबारी विद्वान है इनके देव में, इनके दरबार में, वो है दोस्तों विद्यादित्य। क्या नाम है उनका? विद्यादित्य इनके दरबारी विद्वान थे। अगर हम इनके गुरु की बात करें दोस्तों, तो इनके गुरु थे राघव देव। क्या नाम है दोस्तों? राघव देव इनके क्या थे? गुरु थे। ठीक है, और अगर हम दोस्तों इनके बारे में बात करें तो इन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ की तरह ही एक यज्ञ होता है, उसका नाम है कोटिजन्य यज्ञ। कौन सा नाम है दोस्तों? कोटिजन्य जन्य यज्ञ। इन्होंने कोटिजन्य यज्ञ किया था, और इस यज्ञ का जो इनके प्रधान पुरोहित था, पुरोहित, वो कौन था दोस्तों? प्रधान पुरोहित विश्वरूप था। हमीर ने कोटिजन यज्ञ किया और उसका प्रधान पुरोहित दोस्तों कौन था? विश्वरूप उसका प्रधान पुरोहित था। तो दोस्तों हमने बात करी हमीर देव चौहान 1282 से 1301 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनके पिता का नाम जैत्र सिंह था, माता का नाम हीरा देवी, भाई सुल्ताना देव और वीरम देव, दरबार विद्वान विद्यादित्य, गुरु राघव देव, और इन्होंने कोटिजन यज्ञ किया। और उसके पुरोहित कौन थे दोस्तों? तो उसके पुरोहित कौन थे? विश्वरूप उसके पुरोहित थे। फिर दोस्तों आगे हम बात करें तो हमीर ने हमीर ने हमीर ने दिग्विजय दिग्विजय की नीति अपनाई, नीति अपनाई। तो दोस्तों हमीर देव चौहान ने भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तरह कौन सी नीति अपनाई? दिग्विजय की नीति अपनाई। और इन्होंने दिग्विजय की नीति के तहत किन किन को परास्त किया? इनकी वीरता का यहीं से पता चलेगा कि हमीर ने हमीर ने हमीर ने भीमरस के शासक भीमरस के शासक शासक अर्जुन सिंह, क्या नाम है दोस्तों? अर्जुन सिंह को परास्त किया, सिंह को परास्त किया। तो इन्होंने एक तो किसको हराया दोस्तों? भीमरस के शासक अर्जुन सिंह को परास्त किया। और हम आगे बात करें तो मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के
शासक कौन थे इनके समकालीन? समर सिंह। समर सिंह को परास्त किया। और हम दोस्तों इनके बारे में बात करें तो आबू के शासक प्रताप सिंह, क्या नाम है दोस्तों? प्रताप सिंह। आबू के शासक प्रताप सिंह को परास्त किया। दोस्तों हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में कुल कितने युद्ध लड़े? तो इन्होंने 17 युद्ध लड़े और 17 में से 16 युद्धों में ये क्या कर रहे थे? विजय रहे थे। तो यही बात नोट करके लिखोगे आप कि हमीरदेव को 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? 16 युद्धों का विजेता किस शासक को कहा जाता है? तो हमीरदेव को कहा जाता है। ऐसे 52 युद्धों का विजेता तो मारवाड़ के शासक राव मालदेव को कहा जाता है, जबकि हमीर को क्या कहा जाता है दोस्तों? 16 युद्धों का विजेता हमीर को कहा जाता है। तो दोस्तों आगे हम और बात करें कि हमें हमीर के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो दोस्तों बात करते हैं जानकारी के स्रोत। दोस्तों हमीर के बारे में बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे हमें हमीर के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम एक बात करें तो अपने है ना एक पुस्तक है हमीर महाकाव्य। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? हमीर पुस्तक का नाम है हमीर महाकाव्य। यह पुस्तक है दोस्तों नयन चंद्र सूरी की। किसकी है? नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की पुस्तक है जिससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? हमीर के बारे में जानकारी मिलती है। और दोस्तों आगे हम बात करें तो एक है हमीर मदमर्दन। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? हमीर मदमर्दन। यह पुस्तक है जयचंद सूरी। किसकी है दोस्तों? जयचंद सूरी की पुस्तक हमीर मदमर्दन। इससे भी हमें हमीर के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो एक है अपने हमीर रासो। यह है दोस्तों जोधराज की। किसकी है? जोधराज। एक और पुस्तक है हमीर रासो जिसके लेखक है सारंगधर। तो दो हमीर रासो नाम से पुस्तकें हैं, एक तो कौन सी है? जोधराज की, और एक है सारंगधर की। और अगर हम दोस्तों आगे बात करें तो एक है हमीर हट। क्या नाम है पुस्तक का? हमीर हट। यह है दोस्तों चंद्रशेखर की। किसकी है दोस्तों? चंद्रशेखर की पुस्तक है हमीर हट। इससे भी हमें हमीर के बारे में जानकारी मिलती है। और हम दोस्तों अगर आगे बात करें तो हमीर रायण। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? हमीर रायण। और इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों पांडव व्यास। कौन है दोस्तों? पांडव व्यास की पुस्तक हमीर रायण से भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? तो हमें हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे और बात करें तो एक पुस्तक है हमीर बंदबंधन। हम मदमर्दन ऊपर हो चुकी जयचंद सूरी की। हमीर बंधन। अगर हम इस पुस्तक की बात करें दोस्तों तो ये पुस्तक है अपने अमृत कैलाश की। किसकी है? अमृत कैलाश की पुस्तक। अमृत कैलाश की एक पुस्तक है, उसका नाम है हमीर बंधबंधन। इससे भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? तो इससे भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? हमीर के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम और बात करें हमीर के बारे में जानकारी के स्रोतों के बारे में, तो हमीर के बारे में हमें जानकारी मिलती है दोस्तों एक अपने और पुस्तक है, और वो पुस्तक है अपने तारीख ए फिरोज शाही। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? तारीख ए फिरोज शाही। ये पुस्तक है दोस्तों बरनी की। किसकी पुस्तक है दोस्तों? बरनी की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। इससे भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? हमीर के बारे में। हमीर के ऊपर जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। किसमें? तारीख ए फिरोज शाही में। उसके बाद दोस्तों और हम अगर बात करें हमीर के बारे में जानकारी का स्रोत तो वो है खुजाइन उल फुतूह। खुजाइन उल फुतूह। इसमें लाइव जो हमीर के ऊपर
अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया ना, उसका लाइव मतलब जो इसके लेखक है ना कौन, अमीर खुसरो, वो उसी समय रणभूमि में उपलब्ध थे। कौन? अमीर खुसरो। तो आंखों देखा हाल अगर किसी ने वर्णन किया है तो वो किसने वर्णन किया है? अमीर खुसरो ने। और अगर हम दोस्तों बात करें एक और पुस्तक है जिनसे हमें अमीर के बारे में जानकारी मिलती है, वो है श्रृंगार हार। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? श्रृंगार हार। और इस श्रृंगार हार पुस्तक के लेखक स्वयं कौन है? हमीर देव चौहान है। हमीर देव चौहान की पुस्तक है श्रृंगार हार। इससे भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? हमीर के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये हमने बात करी हमीर के बारे में हमें किन किन पुस्तकों से जानकारी मिलती है। तो हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी से भी हमें हमीर के बारे में जानकारी मिलती है। हमीर मधुमर्दन जयचंद सूरी, हमीर रासो जोधराज सारंगधर, हमीर हट चंद्रशेखर, हमीर रायन मांडव विलास, हमीर बंधुबंधन अमृत कैलाश, तारीख फिरोज शाही वर्णी की पुस्तक है, हुजाइन खुदू अमीर खुसरो की पुस्तक है, और एक श्रृंगार हार हमीर देव चौहान की पुस्तक है। तो दोस्तों ये हमने बात करी हमीर से, हमीर के बारे में हमें किन किन से जानकारी मिलती है, उन जानकारी के स्रोतों के बारे में दोस्तों हमने बात कर ली। अब दोस्तों आगे हम बात करें हमीर और फिर जो दिल्ली सल्तनत है उसके बीच में कैसे क्या संबंध थे। तो दोस्तों फिर हम आगे बात करें कि अपने जो दिल्ली सल्तनत है, कौन दोस्तों? दिल्ली सल्तनत। सल्तनत अगर हम दोस्तों दिल्ली सल्तनत में बात करें तो दिल्ली सल्तनत में आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत दोस्तों कहां से कहां तक है? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का काल दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों फिर आपके फर्स्ट नंबर पे आता है गुलाम वंश। कौन सा वंश आता है दोस्तों? गुलाम वंश। और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश आपके 1206 ईस्वी से लेकर रहता है ये 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहता है। और फिर गुलाम वंश के बाद में दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों खिलजी वंश। कौन सा वंश आता है दोस्तों? खिलजी वंश। खिलजी वंश। और खिलजी वंश आपके रहता है दोस्तों 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर किसका अधिकार रहता है? खिलजी वंश का अधिकार रहता है। खिलजियों में दोस्तों मुख्य रूप से दो शासक है जिनके बारे में अपन बात करने वाले हैं, फिर हमीर से उनका संबंध रहेगा। वो एक तो थे खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। इसी जलालुद्दीन खिलजी को 1296 ईस्वी में मार करके इसी का भतीजा होता है जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा। कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो क्या बन जाता है? दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। ये जलालुद्दीन खिलजी का क्या होता है दोस्तों? भतीजा होता है और इसका दामाद भी होता है। ये इसी की लड़की से, जलालुद्दीन खिलजी की लड़की से शादी करता है। तो दामाद प्लस भतीजा था और इसी ने 1296 ईस्वी में किसको मार दिया? अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया और ये क्या बन जाता है? दिल्ली सुल्तान बन जाता है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी अपने राजस्थान में शाका स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाए तो भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक शाखे किसने करे? अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको पता है 1301 में ये रणथंभौर में शाखा करेगा, 1303 में चित्तौड़ का शाखा करेगा, 1308 में सिवाना का शाखा होगा, 1311 में जालौर का शाखा होगा और 1312 में जैसलमेर का शाखा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण ही शाखा होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी शाखा स्पेशलिस्ट, अगर हम इसको बोल देना तो भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। आगे दोस्तों हम इनके बारे में बात करेंगे। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम शॉर्ट में लिखेंगे जेके। अगर मैं कहीं पे भी फिर आगे जेके लिखता हूं तो दोस्तों हम क्या समझेंगे? जलालुद्दीन खिलजी। और कहीं पे भी अगर मैं एके लिखता हूं तो इसका मतलब दोस्तों आप क्या समझोगे? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये तो हमने बात करी कि दिल्ली सल्तनत के समय, हमीर देव चौहान के समय दिल्ली सल्तनत की क्या स्थिति थी। अब दोस्तों हम एक एक करके बात करते हैं, हमीर देव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी, फिर हम बाद में आगे बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान। दोस्तों अब हम आगे इसमें बात करते हैं अपने हमीर 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 देव व जेके मतलब जलालुद्दीन खिलजी। तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1290 ईस्वी में जेके क्या बन जाता है दोस्तों? दिल्ली का सुल्तान बन जाता है 1290 ईस्वी में। और ये जेके ही खिलजी वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। इधर अपने रणथंभौर दुर्ग में किसका शासन है दोस्तों? रणथंभौर में शासक किसका है? रणथंभौर में अपने ये है दोस्तों रणथंभौर दुर्ग। इस रणथंभौर दुर्ग में कौन है? अपना हमीर देव चौहान। हमीर देव, ठीक है दोस्तों, ये बैठा हुआ है यहीं पे पास में ही रणथंभौर दुर्ग की एक कुंजी कहलाता है।
रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। और रणथंभौर दुर्ग की दोस्तों कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो वो है दोस्तों जैन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जैन के दुर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, जो कि किसके पास है? हमीरदेव के पास ही है। और यहीं पे हमीरदेव ने अपना एक प्रशासक नियुक्त कर रखा है, उसका नाम है गुरुदास सैनी। क्या नाम है दोस्तों? गुरुदास सैनी। हमीर का क्या है? ये प्रशासक है। कहाँ का? जैन दुर्ग का प्रशासक है। अब दोस्तों ये जो जेके है ना, जलालुद्दीन खिलजी है, ये 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। और इसने सुल्तान बनते ही सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण करने की सोची। ये आक्रमण किस पे करता है दोस्तों? रणथंभौर पर आक्रमण करता है। लेकिन रणथंभौर को जीतने से पहले उसको किसको जीतना पड़ेगा? जैन दुर्ग को जीतना पड़ेगा। तो ये जेके जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में क्या करता है दोस्तों? आक्रमण करता है। आक्रमण दोस्तों किस पे करता है? तो जैन दुर्ग पे ये आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है दोस्तों? जैन दुर्ग पर आक्रमण करता है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी, या इसकी सेना क्या जलालुद्दीन खिलजी स्वयं भी आ जाता है, ये इस पे आक्रमण करता है। और यहाँ पे जो जैन दुर्ग का जो दुर्ग प्रशासक होता है गुरुदास सैनी, ये बड़ी वीरता के साथ में इनका क्या करता है? सामना करता है, मुकाबला करता है। लेकिन इस युद्ध में गुरुदास सैनी क्या हो जाता है? वीर गति को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जैन दुर्ग का कौन प्रशासक था जो वीर गति को प्राप्त हुआ? तो वो कौन था दोस्तों? गुरुदास सैनी क्या होता है? वीर गति को प्राप्त होता है। इसके बाद जैन दुर्ग पर दोस्तों किसका अधिकार हो गया? जलालुद्दीन खिलजी का जैन दुर्ग पर अधिकार हो गया। जैन दुर्ग पर अधिकार होने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर के किसके चारों ओर घेरा डाल देता है? रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल देता है। लेकिन रणथंभौर दुर्ग को जीतने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी क्या नहीं कर पाता है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाता है। जब ये लंबे समय तक रणथंभौर दुर्ग के घेरा डाल के बैठा रहा, तो फिर इसको स्वयं को लगने लगा कि मैं अगर इस रणथंभौर दुर्ग के यहाँ पे बैठा रहा तो मेरे हाथ से दिल्ली भी चली जाएगी और मैं रणथंभौर भी नहीं जीत पाऊंगा। तो इस प्रकार ये निराश होके क्या करता है? ये रणथंभौर दुर्ग से क्या कर लेता है? अपना घेरा वापिस उठा लेता है। कौन उठा लेता है अपना घेरा? जलालुद्दीन खिलजी अपना घेरा उठाता है। अब ये घेरा उठा रहा है ना, जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग से अपना घेरा उठा रहा है, तो इसी का एक सेनापति होता है ना, या इसी का एक सहयोगी होता है, उसका नाम होता है अहमद चप। क्या नाम होता है? अहमद चप नाम का इसका एक सेनापति है, इसी का एक सहयोगी होता है, वो अहमद चप। जब वो जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग का घेरा उठाता है, तो अहमद चप ने कहा, क्यों सुल्तान जी, रणथंभौर नहीं जीतना है क्या? तो फिर उसको जवाब देते हुए जलालुद्दीन खिलजी कहता है, क्या कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो दोस्तों ये वाक्य किसने कहे? तो ये वाक्य कहे किसने? जेके, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने। जब वो किसको नहीं जो जीत पाया? जब वो रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया, तो अहमद जब ने कहा ठीक है, बढ़िया बात है, अंगूर खट्टे हैं। जब लोमड़ी अंगूर को नहीं प्राप्त कर सकी तो उसने क्या कह दिया? अंगूर खट्टे हैं। कुल मिला के ये है कि उसने अपना सारा प्रयास कर लिया, लेकिन वो रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया था। और वो यहाँ से कहाँ चला गया? वापिस दिल्ली चला गया। जैसे ही वो दिल्ली गया, उसके बाद में हमीरदेव चौहान ने वापिस से इस पे जैन दुर्ग पे भी वापिस से अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों ये हमने बात करी किसके बारे में? हमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, कि जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में आक्रमण किया था किस पे? जैन दुर्ग में। इस जैन दुर्ग के आक्रमण में कौन मारा गया? तो गुरुदास सैनी मारा गया, वीरगति को प्राप्त हुआ। जैन दुर्ग जीतने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाला, लेकिन वो जब रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाता है तो वो वापस अपना घेरा उठा लेता है। उसके घेरा उठाने पर उसी का एक सहयोगी होता है अहमद शाह, वो उसको पूछता है कि रणथंभौर दुर्ग नहीं जीतना है क्या? तो फिर जलालुद्दीन खिलजी क्या कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। दोस्तों ये लाइन एग्जाम में कई बार आई हुई है कि ये लाइन किसकी है? तो ये लाइन किसकी है? जलालुद्दीन खिलजी की है। और किस अभियान के दौरान की उन्होंने? तो रणथंभौर अभियान के दौरान जलालुद्दीन खिलजी ने ये लाइन कही थी। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है? जलालुद्दीन खिलजी जब इस अभियान से वापस गया तो इसी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी एक 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या करके वो स्वयं क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में?
अपने हमीर देव चौहान और एके के बारे में। हमीर व एके, एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अब दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है वो दोस्तों कौन बन चुका है दोस्तों? एके दिल्ली का क्या बन चुका है? सुल्तान बन चुका है। अब दोस्तों एके ने कहां पे आक्रमण किया? तो दोस्तों एके आक्रमण करेगा कहां पे? आक्रमण करेगा अपने कहां पे दोस्तों? रणथंभौर। कहां पे आक्रमण करेगा? रणथंभौर दुर्ग पर एके क्या करेगा दोस्तों? आक्रमण करेगा। ठीक है, अब रणथंभौर दुर्ग पे अगर किसी को आक्रमण करना है तो उसको सबसे पहले दोस्तों क्या जीतना पड़ेगा? तो उसको सबसे पहले अपना जीतना पड़ेगा कौन सा दुर्ग दोस्तों? जैन का दुर्ग, जो क्या कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। कौन सा दुर्ग? जैन दुर्ग, जैन दुर्ग। ठीक है, यह है रणथंभौर दुर्ग की क्या है दोस्तों? कुंजी है। ठीक है, अब हम दोस्तों आगे अगर बात करें कि एके के आक्रमण के कारण क्या था, एके ने क्यों आक्रमण किया रणथंभौर के ऊपर, तो देखो कोई भी शासक क्यों आक्रमण करेगा? अगर हम पहली बात करें तो ये जो एके है ना, हम बात किसकी कर रहे हैं? आक्रमण के कारण। आक्रमण के कारण दोस्तों एके कहां पे आक्रमण करने वाला है? रणथंभौर पर आक्रमण करने वाला है। आक्रमण के कारण क्या है? तो कारण ये कि पहली तो एके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान है और वो चाहता है कि पूरा ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र उसके अधिकार में रहे और वो नहीं चाहता कि रणथंभौर में कोई एक शासक उसकी शक्ति को स्वीकार नहीं करे। तो फर्स्ट जो कारण है वो तो है एके की साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति कि उसकी साम्राज्यवादी नीति थी, इस कारण से वो आक्रमण करेगा। भाई कोई भी राज्य अपने पड़ोसी राज्य के ऊपर आक्रमण क्यों करता है? क्योंकि वो अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाना चाहता है। एक तो साम्राज्यवादी नीति। अगर हम दूसरे कारण की बात करें दोस्तों, दूसरा कारण क्या है कि ये एके की जो सेना है ना, वो एके की सेना गुजरात में एक बार उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूट करके इसकी सेना वापस यहाँ होके जा रही थी, तो उसकी जो सेना माल लूट के माल ले जा रही थी, उस सेना के ऊपर आक्रमण करके अपने हमीर देव चौहान ने उनके लूटे हुए माल को लूट लिया था। तो क्या किया? एके की सेना को लूटा। तो दूसरा कारण क्या था कि अपने जो हमीर है ना, उसने एके की सेना को लूटा क्योंकि इस एके की सेना में नुसरत खान, उलूग खान, उल्गू खान और मंगोल मोहम्मद शाह वगैरह ये थे। इनमें क्या होता है कि अपने इस रणथंभौर के आसपास ये दोनों ही गुजरात से सब आ रहे थे वापस, तो नुसरत खान और ये मंगोल जो सिपाही थे ये क्या कर रहे थे? उसका लूटे हुए माल का बंटवारा कर रहे थे। इनके बीच में किसी अनबन चल रही होती है, इतने में अपना हमीर देव चौहान आ जाता है और उनके बंटवारे में से माल लूट के खुद रणथंभौर आ जाता है और ये सैनिक वापस एके को जाके वहां पे बताते हैं सारी बात। तो इस कारण भी वो रणथंभौर पर आक्रमण कर सकता है। अब और तीसरा कारण क्या है इसके आक्रमण का? दोस्तों अगर तीसरा कारण की अगर हम बात करें तो ये एके है ना, इस एके के एक बेगम थी और उस बेगम का नाम था चिमना बेगम। क्या नाम था दोस्तों? चिमना बेगम। ये चिमना बेगम प्रेम करती थी एक मंगोल जो इसका सेनापति था, वो था मोहम्मद शाह करके एक मंगोल सेनापति था। उससे चिमना बेगम क्या करती थी दोस्तों? प्रेम करती थी। और इस बात की जानकारी किसको हो गई? जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात की जानकारी हो गई तो मोहम्मद शाह को लगा कि अलाउद्दीन खिलजी मेरे को छोड़ेगा नहीं, तो मोहम्मद शाह भाग करके कहां पे आ जाता है? अपने रणथंभौर में। किसके पास? हमीर देव चौहान के पास में भागकर रणथंभौर आ जाता है और हमीर देव ने क्या कर दी? फिर मोहम्मद शाह को शरण दे दी। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव को कहा कि मोहम्मद शाह को वापस लौटा दे, तो फिर अपने हमीर ने मना कर दिया कि मैं शरण आए हुए को वापस नहीं लौटाऊंगा, उसकी रक्षा करूंगा। तो एक और कारण क्या है? मोहम्मद शाह को शरण देना। मोहम्मद शाह को शरण देना। तो दोस्तों ये हमने जो एके अब आक्रमण करेगा दोस्तों, कहां पे आक्रमण करेगा? अपने रणथंभौर दुर्ग पे क्या करेगा? ये आक्रमण करेगा। तो दोस्तों ये हमने आक्रमण के मेन कारण की बात करी है कि ये रणथंभौर दुर्ग के ऊपर क्यों आक्रमण करने वाला है। कौन दोस्तों? एके रणथंभौर दुर्ग के ऊपर आक्रमण क्यों करेगा, हमने इसके बारे में भी क्या करी दोस्तों? बात करी। अब हम आगे बात करें एके के आक्रमण के बारे में कि किस प्रकार एके अब अपने क्या करता है, यहाँ पे आक्रमण करता है। तो दोस्तों देखिए, ठीक है, ये इतने सारे दोस्तों कारण है। अब ये जो एके है ना, वो क्या करेगा दोस्तों? आक्रमण करेगा। तो दोस्तों एके ने क्या किया? यहां से इन सब कारणों के कारण एके ने अपने 3 जो सैनिक थे, मेन सैनिक, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना रणथंभौर पर आक्रमण के लिए भेज देता है। एक तो कौन था? नुसरत खान। एक था
अल्प खान और एक था उल्गू खान। उल्गू खान, ये तीन सेनापति थे। इनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना रणथंभौर पर आक्रमण के लिए कौन भेजता है दोस्तों? एके भेजता है। ये तीनों सैनिक अपनी सेना लेकर आते हैं कहां पे? अपने रणथंभौर पर आक्रमण के लिए आते हैं। तो ये सेना है ना बनास नदी के पास में आकर अपना डेरा डाल देते हैं। कहां पे डेरा डालते हैं? बनास नदी के पास में किनारे पे आके अपना डेरा डाल देते हैं, क्योंकि बनास नदी के आगे का जो रास्ता था वो बहुत ही ज्यादा क्या था, ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता था। तो नुसरत खान, अल्प खान और उल्गू खान ने आकर कहां पे डेरा डाल दिया? बनास नदी के यहाँ पे आके डेरा डाल दिया। और यहाँ के आसपास की जो हमीर के राज्य में आने वाले जो किसान थे उनकी फसलें वगैरह, किसानों बस्तियों को उजाड़ना वगैरह इन्होंने प्रारंभ कर दिया, बस्तियों को लूटना प्रारंभ कर दिया। और इस बात की जानकारी जब मिलती है किसको? अपने रणथंभौर में बैठे हुए हमीर को। इस बात की जब जानकारी मिली कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना आ गई और अपने राज्य में लोगों को क्या कर रही है? परेशान कर रही है। लेकिन उस समय हुआ क्या कि हमीरदेव चौहान ने किया था कौन सा दोस्तों? अभी हमने बात करी कोटिजन्य यज्ञ किया। कोटिजन्य यज्ञ किया और उसी यज्ञ, वो यज्ञ अंतिम समय में चल रहा था और वो मुनि व्रत ले रखा था उसने। हमीर ने कौन सा व्रत ले रखा था दोस्तों? मुनि व्रत ले रखा था। इस कारण से हमीर ने अपने दो सैनिकों को, एक का नाम था क्या? धर्मसिंह। एक का नाम तो क्या था? धर्मसिंह। और एक का नाम था भीमसिंह। इन दोनों सैनिकों के नेतृत्व में क्या करा? इन पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजता है। तो ये दोनों सैनिक आते हैं और आक्रमण कर देते हैं। कहां पे? जहां पे बनास नदी के यहाँ पे डेरा डाल के बैठे हैं कौन? तुर्क सैनिक जहां पे डेरा डाल के बैठे हैं वहां पे क्या करते हैं? ये आक्रमण कर देते हैं। तो ये जो आक्रमण हुआ ना, ये आक्रमण दोस्तों कब की बात चल रही है? ये बात चल रही है अपने 1299 ईस्वी। कब की बात है? 1299 के आसपास की बात है। ये क्या करते हैं? धर्म सिंह और भीम सिंह आक्रमण कर देते हैं किसके ऊपर? तुर्क सेना के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और ये यहाँ जो इन्होंने डेरा डाल रखे थे, मुगल जो तुर्क सैनिकों के जो शिविर थे उनको तहस नहस कर देते हैं, उनको लूट लेते हैं, उनके हथियार वगैरह आदि लूट लेते हैं और वापस उनको लूट के वहां से भगा करके वापस किसकी तरफ बढ़ जाते हैं? दोनों ही किसकी तरफ बढ़ते हैं? अपने रणथंभौर की तरफ बढ़ जाते हैं। भीम सिंह रणथंभौर की तरफ बढ़ गया और धर्म सिंह भी अपनी जो सेना के साथ में धीरे धीरे रणथंभौर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन बीच में क्या होता है कि धर्म सिंह की सेना थोड़ी सी पीछे रह जाती है। धर्म सिंह थोड़ा सा, सॉरी धर्म सिंह नहीं, थोड़ा भीम सिंह क्या हो जाता है? थोड़ा सा पीछे रह जाता है। जबकि धर्म सिंह कहां पे पहुंच जाता है? अपने रणथंभौर पहुंच जाता है। भीम सिंह की सेना पीछे रह जाती है। उसके पीछे जो सेना और भीम सिंह आ रहा था उसके ऊपर कौन आक्रमण कर देता है? अल्प खान आक्रमण कर देता है। ये आक्रमण कैसे कर देता है दोस्तों? कि इनको पता नहीं था, इनको ये लग रहा था कि ये सारे ही जो तुर्क सैनिक है वो सब यही है, जबकि इनमें था कि आधी सेना तो वहां पे बनास नदी के किनारे डेरा डाले हुए थी, जबकि आधी सेना जंगलों में इधर उधर बटी हुई थी, अलग अलग स्थानों पे रह रही थी। जब भीम सिंह को उन्होंने अकेला पाया तो उन्होंने भीम सिंह की सेना के ऊपर क्या कर दिया? जो जंगल में छुपे हुए सैनिक थे उन्होंने आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण के अंतर्गत कौन मारा जाता है दोस्तों? अपने भीम सिंह मारा जाता है। इसी बात को हम दोस्तों आगे करेंगे कि क्या किया दोस्तों उधर जो उन्होंने आक्रमण किया। इसी बात को हम लिख देते हैं कि तुर्क सेना पर आक्रमण करने के लिए हमीर ने तुर्क सेना पर आक्रमण करने के लिए हमीर ने भीम सिंह व धर्म सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। ठीक है, सेना भेजी। भीम सिंह व धर्म सिंह ने तुर्क सेना को खदेड़ दिया तथा दोनों लूट का माल लेकर रणथंभौर की ओर बढ़ गए। दोनों लूट का माल लेकर कहां जा रहे थे? रणथंभौर की ओर
जा रहे थे। अब इसमें से अपने जो धर्म सिंह है, ये धर्म सिंह तो वापस कहां पे पहुंच जाएगा, रणथंभौर दुर्ग में पहुंच जाएगा। लेकिन धर्म सिंह की सेना जो पीछे, जो अपने सॉरी भीम सिंह की सेना जो पीछे और धीरे धीरे आ रही थी, उसके ऊपर कौन आक्रमण कर देता है, अपने जो जंगलों में छुपी हुई तुर्क सेना थी वो आक्रमण कर देती है। लौटते हुए लौटते हुए लौटते हुए भीम सिंह की सेना पर, भीम सिंह की सेना पर तुर्क सेना आक्रमण कर देती है, आक्रमण कर देती है। उनको पता भी नहीं था और अचानक से आक्रमण कर देती है। तुर्क सेना आक्रमण कर देती है। किसकी सेना के ऊपर आक्रमण कर देती है दोस्तों, तो भीम सिंह की सेना के ऊपर तुर्क सेना क्या कर देती है, आक्रमण कर देती है। तुर्क सेना के ऊपर क्या कर देती है दोस्तों, आक्रमण कर देती है। आक्रमण कर लौटते हुए एक सेकेंड दोस्तों, लौटते हुए भीम सिंह की सेना पर तुर्क सेना आक्रमण कर देती है। ठीक है, आगे दोस्तों क्या होता है, भीम सिंह की सेना, भीम सिंह की सेना व तुर्क सेना के मध्य हिंदू वाट घाटी, कौन सा युद्ध होता है दोस्तों, हिंदू वाट घाटी, हिंदू वाट घाटी का युद्ध होता है, युद्ध होता है। तो दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ, हिंदू वाट घाटी का युद्ध, भीम सिंह और जो तुर्क सेना जो जंगलों में छुपी हुई थी उनके मध्य। जबकि धर्म सिंह दोस्तों कहां पहुंच गया, हमीर के वहां पे पहुंच गया है। आगे और बात लिख दो इसमें कि इस युद्ध में भीम सिंह मारा जाता है। भीम सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ। मतलब भीम सिंह का क्या हो गया, इसमें देहांत हो गया, शहीद हो गया। अब देखिए उसके बाद तुर्क सेना ने वापस उसका पीछा करके रणथंभौर की तरफ नहीं आई और वो भी तुर्क सेना वापस से कहां चली गई थी, दिल्ली चली गई थी। अब देखिए इस हिंदू वाट घाटी युद्ध के बाद में इधर क्या होता है, अपने रणथंभौर दुर्ग में क्या होता है। देखिए आप रणथंभौर दुर्ग की क्या स्टोरी बनती है इस हिंदू वाट घाटी युद्ध के बाद में। ठीक है, ये अपना दुर्ग है कौन सा दोस्तों, रणथंभौर। ठीक है, इस रणथंभौर दुर्ग में हमीरदेव चौहान जब भीम सिंह लूट का धर्म सिंह जब लूट का माल लेके आता है, कहां पे, रणथंभौर दुर्ग में आता है। तो रणथंभौर दुर्ग में आने के बाद में हमीरदेव उससे पूछता है कि धर्म सिंह कहां है, अपने धर्म सिंह आता है और हमीरदेव उससे पूछता है कि भीम सिंह कहां है। तो धर्म सिंह कहता है कि वो तो क्या हो गया, वहां पे उधर वीर गति को प्राप्त हो गया। तो जो भीम सिंह का निधन हुआ उसका दोषी हमीर ने किसको माना, हमीर ने माना किसको, धर्म सिंह को। धर्म सिंह जो वापस लूट का माल लेके आया, हमीर ने ये माना कि जो भीम सिंह की मृत्यु हुई वो किसके कारण हुई, धर्म सिंह के कारण हुई। तो इस कारण से हमीर ने धर्म सिंह को अपने पद से हटा दिया। क्या किया उसने, अपने पद से हटा दिया तथा सजा के रूप में उसे अंधा करवा दिया, उसकी आंखें फोड़ दी। किसने दोस्तों, हमीर ने अंधा करवा दिया। किसको अंधा करवा दिया दोस्तों, धर्म सिंह को। और धर्म सिंह को अंधा क्यों करवा दिया, क्योंकि हिंदू वाट घाटी के युद्ध में दोनों ही भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों साथ में गए थे, लेकिन भीम सिंह पीछे रह गया, धर्म सिंह आगे आ गया और भीम सिंह को फिर तुर्कों ने आक्रमण करके हिंदू वाट घाटी के युद्ध में भीम सिंह को मार दिया। तो भीम सिंह मर गया, उसके लिए इन्होंने किसको जिम्मेदार ठहराया, हमीरदेव ने धर्म सिंह को जिम्मेदार ठहराया। तो धर्म सिंह को अपने पद से हटाया, जो भी वो पद पे था उसको हटा दिया और सजा के रूप में उन्होंने क्या कर दिया, उसको अंधा करवा दिया, उसकी आंखें फोड़ दी। तथा इसी धर्म सिंह का एक भाई था, धर्म सिंह के पद पर, धर्म सिंह के पद पर भाई भोज को, किसका भाई था, इसी धर्म सिंह का भाई था भोज, क्या नाम था उसका, भोज। भाई भोज को नियुक्त कर दिया। देखिए ये इससे क्या ना, हमीर के आगे हार के यही कारण बनेंगे मेरे,
क्या क्या इसने जल्दबाजी में फैसला लिया, धर्म सिंह को हटा दिया और धर्म सिंह के स्थान पर उसके पद किसको दे दिया, उसी के भाई जो भोज को दे दिया। ये भोज अयोग्य था और भोज भोज उस जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा पाता है। भोज भोज जिम्मेदारी का निर्वहन निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाया। तो दोस्तों बोझ था ना, वो जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाया और राज्य की स्थिति क्या होती गई, खराब होती गई। तो फिर धर्म सिंह ने वापस निवेदन किया, धर्म सिंह ने ये निवेदन किया कि तुम मुझे वापस जिम्मेदारी दे दो, मैं ये जो राज्य की स्थिति बिगड़ रही है उसको वापस से सुधार दूंगा। तो फिर इसने क्या किया, हमीर ने निर्वहन नहीं कर पाया, हमीर ने भोज को अपमानित करते हुए पद से हटा दिया। अब हमीर ने भोज को अपमानित करते हुए पद से हटा दिया तथा पुनः धर्म सिंह को जिम्मेदारी दे दी। अब देखिए दोस्तों उसने क्या किया, जिसकी पहले आंखें पुड़वा दी ना धर्म सिंह की, उसी धर्म सिंह को वापस जिम्मेदारी दे दी और हटा किसको दिया दोस्तों, इसने बोझ को वापस हटा दिया। तो फिर इस बोझ ने क्या किया, बोझ अपने भाई पृथ्वी सिंह, इसका एक भाई था, उसका नाम क्या था, पृथ्वी सिंह के साथ एके के दरबार में कहां चला गया, एके के दरबार में दिल्ली चला गया, एके के पास दिल्ली चला गया, तो ये बोझ तो इधर किधर चला गया, दिल्ली चला गया। अब दोस्तों इधर इसने धर्म सिंह ने क्या किया, जब इस धर्म सिंह को वापस से जिम्मेदारी मिली तो इस धर्म सिंह ने क्या किया, जनता के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया और स्थिति को ये भी ढंग से नहीं संभाल पाया था। और ये बोझ था ये कहां चला गया, पृथ्वी सिंह को लेके बोझ कहां, एके के दरबार में चला गया। एके ने बोझ को जगरा की एक जागीर थी, जागीर दी और उसने बोझ को अपने यहाँ रख के जगरा की क्या कर दी, जागीर दे दी। अब वहां पे जाने के बाद में बोझ ने एके को उकसाना शुरू कर दिया कि तुम अभी क्या करो, बोझ ने एके को उकसाना शुरू कर दिया कि तुम अभी रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करो, रणथंभौर की स्थिति अभी अच्छी नहीं है और तुम क्या कर दो, उसके ऊपर आक्रमण करो। तो दोस्तों अब ये अपना है कौन सा दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, और इस आर का मतलब रणथंभौर दुर्ग, और इसकी हालत हो रखी है अभी क्या, खराब। यहाँ पे आर्थिक द्वंद के कारण ये फंसे हुए, धर्म सिंह को हटा रहे, कभी किसको हटा रहे, धर्म सिंह यहाँ पे स्थिति से संभालने नहीं पा रहा। और इस बात की जानकारी भी वहां जाके एके को जाके किसने दे दी, ये यहाँ पे दिल्ली में बैठा हुआ एके, और इस बात की जानकारी किसने दे दी, बोझ ने दे दी, बोझ और उसके भाई ने दे दी। तो फिर एके क्या करता है, अपने इस रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए वापिस अपने सैनिकों, कौन, नुसरत खान, अल्प खान और उल्गू खान, कौन दोस्तों, उल्गू खान, इनके नेतृत्व में सेना भेजता है। और ये सेना आती है। अब सेना को अगर रणथंभौर दुर्ग जीतना है तो सेना को पहले क्या जीतना पड़ेगा दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग है दोस्तों, जय मतलब जैन का दुर्ग को जीतना पड़ेगा। तो ये सेना आई, उल्गू खान, अल्प खान, नुसरत खान के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना इसने भेजी यहाँ पे आक्रमण करने के लिए। कहां पे आक्रमण करने के लिए भेजी दोस्तों, तो रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए बहुत ही बड़ी सेना भेजी। और उस सेना ने किसको जीत लिया, जैन के दुर्ग को सेना ने क्या कर लिया, जीत लिया। सबसे पहले जैन दुर्ग को उस सेना ने क्या किया, ये सेना क्या कर रही है, आक्रमण कर रही है, और सेना ने किसको जीत लिया, जैन दुर्ग को जीत लिया। जैन दुर्ग को जीतने के बाद में उत्साही सैनिक आए और यहाँ पे इन्होंने आके क्या कर दिया दोस्तों, इन्होंने आके क्या कर दिया, रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल दिया। और रणथंभौर दुर्ग को जीतने के भरसक इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जीतने के भरसक प्रयास करना शुरू कर दिया। अब इसी जीतने के प्रयास में एक दिन क्या होता है,
ये नुसरत खान इधर प्राचीनों वगैरह को तोड़ रहा होता है और ऊपर से जो अपने पत्थर फेंकने के गोफन के जैसे यंत्र होते हैं ना, डेकुली वगैरह, उन यंत्रों से ऊपर से पत्थर वर्षा कर रहे थे और उन्हीं पत्थरों की वर्षा में कौन घायल हो जाता है? नुसरत खान। और नुसरत खान का क्या हो जाता है दोस्तों? निधन हो जाता है। नुसरत खान मारा गया। जब नुसरत खान रणथंभौर दुर्ग को जीतने का प्रयास कर रहा था, उसी प्रयास में एके का सेनापति मारा जाता है। कौन दोस्तों? नुसरत खान। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों कि अपने रणथंभौर हमीर का तो कौन सा सेनापति मारा गया? तो हमीर का सेनापति भीम सिंह मारा गया। और इधर कौन मारा गया? एके का नुसरत खान, जो उनका मुख्य सेनापति था, वो क्या हो गया? मारा गया। एके ने खेद व्यक्त करते हुए भी कहा कि मैंने है ना रण और थंबन नामक पहाड़ियों के बीच में मेरे वीर योद्धा को खो दिया है। नुसरत खान की मृत्यु के बाद में एके ने ये बात कही थी। जब एके को इस बात की जानकारी हुई कि उनका नुसरत खान मारा गया है, तो एके स्वयं बहुत बड़ी सेना लेके कहां पे आक्रमण करने के लिए आ जाता है दोस्तों? रणथंभौर पे आक्रमण करने के लिए आ जाता है। कौन आता है दोस्तों? एके रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। दोस्तों हम आगे की स्लाइड में इसकी बात करते हैं कि अपना ये है ना रणथंभौर दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर डेरा डाल के बैठे हुए कौन? तुर्क सैनिक पहले से ही डेरा डाल के बैठे हैं। और जब नुसरत खान के निधन की या नुसरत खान के मरने की जब जानकारी मिली किसको? एके को, तो एके स्वयं एक बहुत बड़ी सेना लेके कहां पे आ जाता है? ये आक्रमण करने के लिए वापस रणथंभौर आ जाता है। तो अब स्वयं कौन आ गया? एके, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए आ जाता है। कहां पे? रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। ये आक्रमण दोस्तों कहां से चल रहे हैं? 1299 से आक्रमण चल रहे हैं, स्टार्ट होके रेगुलर आक्रमण कर रहा है। ठीक है, आक्रमण करने के लिए स्वयं एके आ जाता है। एके कई दिनों तक यहाँ पे डेरा डाल के बैठा रहता है, लेकिन एके रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाता है। और इस प्रकार से दोस्तों महीना आ जाता है जून और जुलाई का महीना आ जाता है। जून जुलाई का महीना अब एके को भी ऐसा लगने लगा कि शायद मैं रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाऊंगा। और इधर बारिश का मौसम आ गया। अब वो तो अपने भूमि तो ऊपर पहाड़ी पे बैठा हुआ है, एके नीचे तलहटी में बैठा हुआ है। ऊपर पहाड़ियों से बरसात का पानी वगैरह आता है, नदी नाले उफान पे रहते हैं और एके का यहाँ रुकना असंभव हो रहा था। तो फिर एके ने क्या किया? एक युक्ति लगाई और एके ने रणथंभौर दुर्ग में क्या किया? एक संदेश भिजवाया। क्या भिजवाया? संदेश भिजवाया। और संदेश में यह भिजवाया कि मैं क्या करना चाहता हूँ? संदेश भिजवाया कि मैं क्या करना चाहता हूँ? संधि करना चाहता हूँ। तो इसने जब संधि का संदेश भिजवाया तो अपने जो दुर्ग के अंदर बैठे हुए थे हमीर देव, उसने भी संधि करने के लिए अपने एक सैनिक को भेज दिया और उसका नाम था क्या? रतिपाल। किसको भेजा? रतिपाल को भेजा। अब रतिपाल एके के साथ में क्या करने के लिए आता है दोस्तों? संधि करने के लिए आता है। ये संधि करने के लिए आता है। अब जैसे ही रतिपाल एके के पास में आया और एके ने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं इस रणथंभौर दुर्ग को बिना जीते चला जाऊंगा? रतिपाल को कहा मैं कभी भी रणथंभौर दुर्ग को बिना जीते नहीं जाऊंगा और मैं बहुत जल्द रणथंभौर दुर्ग को जीत लूंगा। और अगर मैं रणथंभौर दुर्ग को जीत गया और तुम मेरा अगर साथ देते हो तो मैं क्या कहूंगा? तुम्हें रणथंभौर का अगला शासक बना दूंगा। जैसे ही रतिपाल ने सुना कि रणथंभौर का शासक और मैं, ओ भाई साहब, उसके तो कान बजने लग गए और वो भी इसके क्या आ गया? बातों में आ गया। तो रतिपाल को एके ने अपनी ओर मिला लिया। फिर ये रतिपाल वापिस से पुनः कहा जाता है? दुर्ग में जाता है। और दुर्ग में जाने के बाद में रतिपाल अपने साथ में एक गद्दारी करता है। एक तो कौन? रतिपाल ने धोखा दिया किसको? हमीर को। एक ये दुर्ग के अंदर जाके एक और व्यक्ति है, उसका नाम है रणमल। क्या नाम है? रणमल। और एक और व्यक्ति है सुरजन शाह। क्या नाम है दोस्तों? सुरजन शाह। इन दो व्यक्तियों को और अपनी ओर मिला लेता है और दोनों ही व्यक्ति क्या कर देते हैं? दुर्ग के दरवाजे खोल देते हैं। कौन है दोस्तों? रतिपाल, रणमल और सुरजन शाह। ये दोस्तों कौन है? गद्दार है। इन्होंने किसके साथ में? हमीर के साथ में गद्दारी कर ली और इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों? दुर्ग के दरवाजे खोल दिए। और इस प्रकार से 11 जुलाई, कब दोस्तों? 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। कब दोस्तों? 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अपने रणथंभौर का क्या होता है दोस्तों? साका होता है। रणथंभौर का साका कब होगा दोस्तों? 11 जुलाई 1301 ईस्वी को, जब रणमल, रतिपाल और सुरजन शाह ने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए और शत्रु सेना दुर्ग के अंदर आ गई। तो फिर क्या हो जाता है दोस्तों? साका होता है। क्या होता है दोस्तों? साका। और साका का मतलब क्या होता है? साका का मतलब होता है जिसमें क्या होता है? साके में जिसमें सारे पुरुष केसरिया धारण करके रणभूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाए तो वो तो कहलाता है केसरिया। प्लस महिलाएं अपने आन बान शान की रक्षा के लिए आग में या फिर जल में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? जोहर कहलाता है। तो यहाँ पे जो रणथंभौर का जो शाखा हुआ, कब हुआ दोस्तों?
11 जुलाई, कब हुआ दोस्तों? 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर का साका हुआ और इस साके में केसरिया किया था किसके नेतृत्व में? हमीर देव के नेतृत्व में। हमीर देव के नेतृत्व में राज चौहानों ने केसरिया किया। चौहानों ने केसरिया किया और इधर जौहर अमीर की पत्नी थी। अमीर की पत्नी रंग देवी, कौन थी दोस्तों? रंग देवी के नेतृत्व में रानियों ने जौहर किया और यही हमीर की पुत्री थी और इस हमीर की पुत्री का नाम था देवल दे या पदमला। इसी का पदमला भी नाम मिलता है कि देवल दे भी मिलता है। इसने पदमला तालाब में कूदकर, कौन सा? पदमला, इसका पदमला भी नाम मिलता है। पदमला मतलब उस तालाब का नाम, उसके बाद पदमला तालाब में कूदकर जल जौहर किया। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने राजस्थान का क्या है दोस्तों? प्रथम शाखा है। राजस्थान का प्रथम शाखा और ये पदमला तालाब में कूद करके जल जौहर किया, इसीलिए इसको राजस्थान का प्रथम या राजस्थान का एकमात्र जल जौहर भी कहा जाता है। आग में अपने आप को समर्पित कर देना वो जौहर कहलाता है और जल में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे देना क्या कहलाता है दोस्तों? जल जौहर कहलाता है। और इस प्रकार से रणथंभौर दुर्ग के जो चौहान थे, रणथंभौर के चौहानों का सबसे प्रतापी शासक अमीर देव चौहान वीर गति को लड़ते लड़ते क्या हो गए दोस्तों? शहीद हो गए थे। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी और बात करें ना पीछे, तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो नुसरत खान वगैरह, ये यहाँ पे उल्लू खान, नुसरत खान, अल्प खान, जब ये यहाँ पे घेरा डाल के बैठ जाते हैं ना, घेरा डालने के बाद ये नुसरत खान, उल्लू खान और अल्प खान ये भी हमीर के पास में एक संदेश पहुंचाते हैं कि अगर तुम हमारी 3 शर्तें पूरी कर दो तो हम आपको क्या कर देंगे, यहाँ से हम घेरा उठा लेंगे। इन्होंने ये 3 शर्तें रखी थी। एक शर्त तो ये थी कि तुम हमें क्या दोगे? 4 लाख मोहरें दोगे। 4 लाख मोहरें अगर तुम हमें देते हो तो हम यहाँ से बेट उठा लेंगे। दूसरी शर्त थी कि 4 हाथी दोगे। 4 क्या दोगे तुम? हाथी दोगे। और तीसरी शर्त थी कि देवल दे का विवाह, देवल दे जो हमीर की पुत्री थी ना, देवल दे का विवाह सुल्तान के साथ करो। सुल्तान मतलब अलाउद्दीन सुल्तान के साथ करो, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में देवल दे का विवाह करो। जब इस प्रकार का संदेश नुसरत खान ने किसके सामने पहुंचाया? हमीर के पास में पहुंचाया। तो हमीर ने कहा कि मैं रणभूमि में तुम्हारे सुल्तान के शरीर पर उतने ही गाव करना चाहता हूं जितनी तुमने क्या मांगी है? मोहरें मांगी है। तो इस प्रकार अपने रणथंभौर के हटीले चौहान शासक कौन था? हमीर देव चौहान, जिसके बारे में एक कहावत है कि सिंह समन सतपुरुष वचन कदली पलट एक बार, हमीर हट तरिया तेल चढ़े न दूजी बार। जो अपने रणथंभौर का हटी चौहान शासक है, हटी हमीर के नाम से जो फेमस है और जिसने अपनी आन बान शान और अपने शरण में आए हुए की रक्षा के लिए जिसने अपने प्राणों की क्या कर दी? आहुति दे दी। ऐसे हमीर के बारे में हमने बात करी। दोस्तों, हम आगे और बात करते हैं कि इसके बाद में उन रणमल और रतिपाल का क्या हुआ। जब एके ने क्या किया कि जब एके ने जीत लिया किसको? रणथंभौर दुर्ग को जीत लिया, तो उसके बाद में भाई साहब अपने बुलबुले फूट रहे किसके? रतिपाल के, कि शासक कौन? मैं। शासक कौन बन जाऊंगा? यहाँ पे मैं बन जाऊंगा। जब रतिपाल ने एके को जाके कहा कि भाई साहब अब तो रणथंभौर जीत लिया, आप मुझे शासक बना लो, तो फिर एके ने कहा कि भाई तू तेरे अगर उसका नहीं हुआ, रण इतना महान शूरवीर शासक था, अगर तू उसका नहीं हो सकता तो तू मेरा कब हो जाएगा? और इस प्रकार से एके ने क्या किया? रणमल, रतिपाल और सूरजनदेव तीनों की क्या करवा दी? हत्या करवा दी एके ने। किसने हत्या करवा दी? इन गद्दारों को भी इनकी गद्दारी का सही से इनाम मिल गया। फिर दोस्तों, अगर हम आगे और बात करें कि जो मोहम्मद शाह था उसके साथ में क्या किया? मोहम्मद शाह ने बड़ी वीरता के साथ और वफादारी के साथ में हमीर का साथ दिया था। तो मोहम्मद शाह के साथ में क्या किया? जब मोहम्मद शाह को कैद करके लेके गए किसके सामने? अलाउद्दीन खिलजी के सामने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह से एक प्रश्न किया कि मोहम्मद शाह, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम क्या करोगे? तो मोहम्मद शाह ने कहा कि गलती कभी मत करना, अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो मैं सबसे पहले तो तेरी हत्या करूंगा।
क्या कहूंगा मैं सबसे पहले? तेरी हत्या। हत्या क्या कहूंगा? तुझे मारूंगा। सबसे पहले हत्या तो मतलब फिर ये हत्या हो जाएगा, दुष्ट को मारना हत्या नहीं कहलाता है। सबसे पहले तो मैं तेरा क्या कहूंगा? तेरा वध करूंगा। क्या करेगा वो? तेरा वध करेगा, तेरा वध करूंगा, वध करूंगा। और दूसरा, मैं जहां कहीं पे भी हमीर का कोई वंशज बचा होगा उसको मैं रणथंभौर का शासक बना के मैं उसकी क्या करूंगा? सेवा करूंगा। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, अति उत्तम विचार, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन काश ये विचार क्या होते मेरे प्रति होते। ये कह करके मोहम्मद शाह को भी उसने क्या कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने हाथियों से क्या कर दिया? रुंधवा दिया, हाथियों के पैरों तले उसने कुचलवा दिया। तो दोस्तों, ये हमने बात करी अपने रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में बात करी। रणथंभौर के जो सबसे हठीले शासक, सबसे प्रतापी शासक अपने कौन थे? अपने हमीर देव चौहान थे, उनके बारे में बात करी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आएगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।